हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं ज़्यादातर स्टॉक मार्केट के बारे में वीडियो बनाता हूं ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर लोग होते हैं उनको पता चल जाएगी कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनको ज़्यादातर वो लोग बिज़नेस न्यूज़ देखते हैं और उन पर उनको कुछ ठीक तरह से इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती कि कहाँ पर इन्वेस्ट करें, और वो लोग चाहते हैं कि बाद में ऐसा कोई पेनी स्टॉक या जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं ऐसे स्टॉक में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको इनिशियली कुछ ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है और उनको जहाँ से नॉलेज मिलना चाहिए वहाँ से उनको ठीक तरह से नॉलेज नहीं देंगे तो उन लोगों को ज़्यादातर ट्रेडिंग पर या शॉर्ट टर्म कॉल पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बाद में वो लोग वही जाएंगे और मार्केट से वो लोग कुछ रिटर्न कमा नहीं पाएंगे। अगर आप ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की और बढ़ेंगे और उसमें इन्वेस्ट करके लंबे समय तक रहेंगे तब आपको पता चलेगा कि मार्केट काम कैसे करता है, और इसीलिए आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स पता होने चाहिए। कौन से शेयर्स फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे शेयर्स मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, वो तो आप सिर्फ अपने एडवाइज़र जो भी है उनके साथ डिस्कस करके बाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ स्टॉक्स दिखाता हूँ कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते कैसे हैं, उनमें क्या क्या लक्षण होते हैं, वो मैं सिर्फ आपको वीडियो के द्वारा दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का स्टॉक है दोस्तों वो है मुथूट फाइनेंस। सभी लोगों को मालूम है इनका बिजनेस ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनल में भी है। ये कंपनी गोल्ड लोन पे नंबर 1 पे इंडिया में। ये एक NBFC कंपनी है जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, लेकिन एक गोल्ड लोन पर ज़्यादा फोकस करती है। सभी लोगों को मालूम है इंडिया में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट मतलब कोई रियल एस्टेट जाता है, नहीं तो सेकंड गोल्ड में जाता है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो पहले जाके हम गोल्ड को गिरवी रखते हैं। वो काम मुथूट फाइनेंस वही बिज़नेस करता है। ये गोल्ड लेता है सिक्योरिटी के लिए और उनको पैसे देता है ऑन इंटरेस्ट बेसिस। सभी लोगों को गोल्ड लोन का बिज़नेस मालूम है। ये इस बिज़नेस में नंबर 1 है। यहाँ पर आपने लिखा देख सकते हैं, इज एन इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड द लार्जेस्ट गोल्ड लोन NBFC इन द कंट्री। ये आपको गोल्ड लेकर उसके द्वारा लोन देता है। ये बहुत ही पुरानी कंपनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1939 में शुरू हुआ था, अराउंड 85 ईयर्स एगो। इसके हेडक्वार्टर्स आपको कोच्चि केरला में देखने को मिलेगा। उसी के साथ इसके की पीपल सब कुछ आपको विकीपीडिया के पेज में देखने को मिल जाएगा। और इसके सब्सिडियरीज भी है। पेरेंट कंपनी तो मुथूट ग्रुप है। सब्सिडियरीज आप देख सकते हैं मुथूट होम फाइनेंस, मुथूट इंश्योरेंस, बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस, एशिया एसेट फाइनेंस PLC। ऐसे इसके सब्सिडियरीज आपको देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ उसके वेबसाइट में जाएंगे तो आपको इसके वेबसाइट में ज़्यादातर पूरे डिटेल्स मिल जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट से सेल करते हैं, कैसे लोन्स होते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर सर्विसेज में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा गोल्ड लोन सबसे ऊपर ही है। आप देख सकते हैं गोल्ड लोन फॉर होम, हाउस फाइनेंस, कस्टमर ऑफर्स, इंश्योरेंस, पर्सनल लोन, मनी ट्रांसफ़र, NCD, म्यूचुअल फंड्स, व्हीकल लोन, कॉर्पोरेट लोन, SME लोन। ये NBFC कंपनी है। अच्छा खासा बिजनेस ये कंपनी कर रही है। उसी के साथ इस कंपनी के बैलेंस शीट भी देखेंगे आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस अराउंड 1499 रुपीज़ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग आपको देखने को मिल रहा है। इसके कंपनी के रिजर्व्स आप देख सकते हैं। मैं ज़्यादातर ये सब चीज़ों कवर करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि जो 5 स्टार बैलेंस शीट होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होते हैं, उसका क्या महत्व होता है और कैसे आपको छोटी छोटी चीज़ें देखकर पता चल जाता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। आप देख सकते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस आप देख सकते हैं 20,000 करोड़ का रिजर्व्स एंड सरप्लस देखने को मिल रहा है। आपको ऐसी कंपनियां दिखाई जाती है जैसे कि आपको बिजनेस न्यूज़ हो या फिर कोई जो टिप्स आता है वहाँ पर देखेंगे तो आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस में शायद 100 करोड़ होते हैं या फिर नेगेटिव में लैक्स ऑफ रिजर्व्स होते हैं। वो सब
फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स नहीं होते हैं दोस्तों, वो सिर्फ आपको न्यूज़ बेस्ड स्टॉक होते हैं। अगर कुछ न्यूज़ आ गई तो स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी आती है, बाद में उसको डंप भी किया जाता है। लेकिन जब भी ऊपर जाते हैं तो आपको सर्किट से ऊपर जाते हैं, ताकि ऐसे ऐसे करके ऊपर जाते हैं तो आपको रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक में कभी एंट्री कर ही नहीं पाएगा। जब वो एंट्री कर चुका होगा, वो अपने पीक पर होता है, सो वहाँ से वो सीधा सर्किट से ही नीचे आता है और आपको एग्जिट करने का भी मौका नहीं मिलता है। सो ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना होता है। हालांकि ये कंपनियां आपको ज़्यादा रिटर्न बना के नहीं देंगी, आपको डिसेंट रिटर्न बना के देंगी, 5 साल में पैसा डबल करके देती है। अगर आप वही पैसा अगर आप एफडी में डालेंगे तो एफडी आपको लेगा शायद 12 साल 14 साल लेगा आपका पैसा अगर डबल करना है तो। हाँ ठीक है कि अभी है कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई है, इसलिए आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स मिलेंगे, शायद वो आपको शायद 9 साल या 10 साल में रिटर्न डबल करके दे सकते हैं। लेकिन ये ऐसे हाई इंटरेस्ट रेट्स लंबे समय तक रहने वाले नहीं हैं। अभी तो सभी लोगों को मालूम है इंटरेस्ट रेट कट करने का सीज़न भी शुरू हो रहा है। सो अमेरिकन ऑलरेडी बताया है कि ये साल 2024 में ऑलरेडी 3 बार रेट कट होने वाले हैं। सो अगर वो रेट कट होना शुरू हो जाएंगे तो हमारे एफडी के इंटरेस्ट रेट भी नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तब आपको अल्टरनेटिव अगर जल्दी अगर पैसा डबल करना है तो आप स्टॉक मार्केट को ही ऑप्शन देखना पड़ता है। सो अगर आप इसमें आएंगे तो ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में रहे, ना कि कोई जिसके फंडामेंटल से कुछ नहीं, जो पिटे हुए शेयर्स होते हैं वैसे स्टॉक्स में मत जाइए। जब ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स में आप रहते हैं तो जब कोई एक्सटर्नली कोई बर्डन्स आता है, लेकिन जैसे कि वॉर हो गया या फिर कोई इन्फ्लेशन का आ गया, ऐसे कुछ भी आ गए, तो कंपनी वो सब चीज़ों को झेल लेती है और वो आगे बढ़ना उसको मालूम होता है। सो इसके रिजल्ट्स आप देख सकते हैं दोस्तों, 20,600 के रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। रिजल्ट्स कैसे बढ़ते हैं? कंपनी अगर रेगुलरली प्रॉफिट जनरेट करती है तो उनका एक्सेस प्रॉफिट रिजर्व्स एंड सरप्लस में ट्रांसफ़र किया जाता है, ये कॉमर्स स्टूडेंट्स को मालूम होता है। ये बैंक है जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी ये लोग एडवांस उठाते हैं या डिपॉजिट उठाते हैं मार्केट से, सो वो यहाँ पर ही आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में देखने को मिलेगा। उसी के साथ अगर आप नीचे आएंगे तो कंपनी का कैश बैलेंस देख सकते हैं आप। सो कंपनी का कैश बैलेंस है, आप देख सकते हैं 6,400 करोड़ का कैश देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी बहुत ही है, क्योंकि 64,000 करोड़ का है। जैसे कि कंपनी दूसरों को लोन देती है तो आप इसीलिए यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आपको देखने को मिल रहा है, जो कि 64,000 करोड़ से। सो बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी है कंपनी की। कंपनी जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी अगर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करती है तो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के द्वारा अपने शेयर होल्डर्स को बांटती रहती है। हालांकि कोई कंपलसरी नहीं है कि डिविडेंड देना ही है, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां डिविडेंड देती है। और आप देख सकते हैं हर साल एक कंपनी डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देती आ रही है। 2012, 13 में 2 बार दिया है, 14 में 3 बार आया है कंपनी का डिविडेंड, 15 में 2 बार, 16 में 1 बार दिया है, 17 में 1 बार दिया है, 18 में 1 बार दिया है, 19 में 1 बार, 20 में 1 बार, 21 में 1 बार। और आप अमाउंट भी देख सकते हैं वो लगातार बढ़ रहा है। सो उसी के साथ 22 में 1 बार, 23 में भी 1 बार कंपनी ने डिविडेंड दिया है। आप देख सकते हैं 22, 20 रुपीज़, 15, 12। सो हर साल ये अमाउंट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका मेन कारण है क्योंकि बिजनेस कंपनी का अच्छा खासा चल रहा है, इसी के दौरान वो कंपनी अपना हर साल डिविडेंड बढ़ाती है, डिविडेंड अमाउंट भी बढ़ाती है। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं, 60,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। और फेस वैल्यू भी देख सकते हैं, 10 रुपये का फेस वैल्यू है। सो आप फ्यूचर में अगर स्टॉक प्राइस बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया तो ये शायद स्प्लिट भी अनाउंस कर सकते हैं। उसी के साथ इसके सेक्टर्स में आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस, ये आपको नॉन NBFC है, जैसे कि फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स में आती है। सो बजाज फाइनेंस सेक्टर में नंबर 1 दिख रहा है, जैसे कि 4,76,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था ये बैंक गोल्ड लोन पर फोकस करती है, सो गोल्ड लोन में यही नंबर 1 है। सो इसीलिए यहाँ पर आपको कंपैरिजन कुछ ठीक से नहीं दिख रहा है। ये कंपनियाँ भी गोल्ड में काम करती है,
जैसे कि बजाज फाइनेंस हो, चोलामंडल फाइनेंस हो, सो ये सब करती है। लेकिन इनका मेन बिजनेस दूसरा होता है, इनका फाइनेंसिंग होता है। लेकिन मुथूट फाइनेंस का मेन बिजनेस गोल्ड लोन है, लेकिन उस बिजनेस में यही नंबर 1 है। सो उसका ही मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको 60,000 करोड़ देखने को मिल रहा है। उसी के साथ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी देखेंगे। आप देख सकते हैं 2012 में कंपनी का सेल्स था अराउंड 4,500 करोड़, बाद में बढ़कर 5,300, बाद में थोड़ा नीचे आ गया 4,900, बाद में उससे थोड़ा और नीचे आ गया 4,300, 16 में 4,800 हो गया, 17 में 5,700, 18 में 6,200, 6,800, 8,700, 10,500, 11,000, 10,500। सो ऐसे आपका बिजनेस बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। जो कि 4,500 था वो अब जाके 10,500, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल में कंपनी ने अपना बिजनेस डबल कर चुका है। सो उसी के साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, जैसे कि 892 करोड़ था, बाद में 1,780, थोड़ा गिरावट आ गई यहाँ पर 670, 810, 1,100, 1,700, 1,900, 3,000, 3,700, 3,900। सो पिछले साल थोड़ा गिरावट आपको देखने को मिल रही है 3,700, लेकिन इस बार कंपनी ने कमबैक भी अच्छा खासा किया है। सो ऐसा होता है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स कभी कभी बिजनेस साइकिल्स में भी ऊपर नीचे आते हैं, तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है। लेकिन आपको सिर्फ एवरेज देखना पड़ता है कि कंपनी ऑन एन एवरेज कैसी बिजनेस कर रही है। सो प्रोमोटर भी देख सकते हैं, अराउंड 73% के प्रोमोटर होल्डिंग आपको देखने को मिल रहा है। अगर शेयर्स में कुछ गिरावट हो गई या मैनेजमेंट में ऐसा उल्टा सीधा डिसीजन ले लिया तो सबसे ज़्यादा नुकसान प्रोमोटर का ही होगा, क्योंकि उसको 73% शेयर होल्डिंग उसी के पास है। सो ऐसा कुछ डिसीजन नहीं लेगा ताकि उसका शेयर वैल्यू गिर जाए। सो प्रोमोटर आप देख सकते हैं 73% है। FIs एंड DIs आप देख सकते हैं 8% एंड 14% देखने को मिल रहा है। पब्लिक सिर्फ आपको 3.87% देखने को मिल रहा है, जैसे कि अच्छे स्टॉक में पब्लिक आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। उसी के साथ कंपनी का शेयर प्राइस भी देखेंगे, जैसे कि मैंने बोला था 1,499 देखने को मिल रहा है। सो अगर आप 5 साल का डाटा देखेंगे तो 5 साल में कंपनी ने डबल से भी ज़्यादा बना के दिया है, अराउंड 178% का रिटर्न कंपनी ने जनरेट करके दिया है। लेकिन पिछले 2 से 3 साल में कंपनी कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया है, एक ही रेंज में घूम रही है। ये कभी कभार ऐसा साइकिल आता है कि कंपनी एक ही रेंज में घूमती रहती है, ज़्यादा रिटर्न बना के नहीं लेती है। 5 साल में आपको ऐसा रिटर्न आता रहता है, क्योंकि साइकिल का कभी पीक होता है या कभी बॉटम होता है। सो कुछ सेक्टर्स कुछ टाइम के लिए अच्छे नहीं करते हैं, जैसे कि अभी आप देखेंगे तो फाइनेंस सेक्टर कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। फाइनेंस के कोई भी कंपनी का शेयर उठा के देख सकते हैं, वो आपको उतना रिटर्न बना के नहीं दे रही है, जैसे कि एवरेज रिटर्न ही बना के दे रही है अगर 5 साल का अगर आपने डाटा उठा के देखा तो। सो अगर आप देखेंगे तो ऑटो सेक्टर, वो आपको ऑटो सेक्टर अभी बहुत ही पीक पे चल रहा है। लेकिन वही आप अगर आप 2018 से 2020 का टाइम फ्रेम देखेंगे तो आपको ऑटो सेक्टर में भी बहुत ही गिरावट देखने को मिल रही थी। वही अगर आप केमिकल्स सेक्टर का स्टॉक देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा कोई रिटर्न बनता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसमें भी अभी सेक्टर का थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है। सो इसलिए उनके स्टॉक्स भी अच्छे नहीं बनाते। सो ये स्टॉक मार्केट का साइकिल होता है, इसीलिए आपको डाइवर्सिफाइड करके इन्वेस्ट करना होता है। सिर्फ एक ही सेक्टर के स्टॉक बड़े बड़े अगर रखेंगे तो आपको जब सेक्टर में साइक्लिकल मूवमेंट आएगा या सिक्लिकल मूवमेंट आएगा तो अब आपका पोर्टफोलियो में कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। सो इसीलिए आपको सभी सेक्टर्स के स्टॉक्स रखे होते हैं, जैसे कि IT होता है, बैंक होता है, केमिकल होता है या ऑटो होता है, सो फार्मा होता है। सो ऐसे सभी स्टॉक्स के FMCG, सो सभी सेक्टर के स्टॉक्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके आपको इन्वेस्ट करना होता है, तब जाके आपको एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर स्टॉक नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनियां ख़राब है, कंपनी अच्छी है। सो एक सिक्लिकल मोमेंट होता है, वो सभी कंपनी के फेस में या कब सभी इंडस्ट्री में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप वही मैक्स इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे, अगर आप इसका मैक्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं अराउंड 752% का रिटर्न आपको बनता हुआ देखने को मिल रहा है। सो
देखते हैं अगर इसका भी अगर इसका सेक्टर में अच्छा रोटेशन आना शुरू हो गया तो यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल जाएगा। सो ये रहा आज का स्टॉक दोस्तों। सो जो मुथूट फाइनेंस लिमिटेड है, आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं और एक बार बोल रहा हूँ, मैं सभी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको अच्छे खासे स्टॉक्स बताता हूँ ताकि आप इसमें स्टडी करके बाद में फाइनेंशियल एडवाइज़र के कंसल्ट करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, अभी कुछ मार्केट के न्यूज़ देखते हैं। जैसे कि सुज़लोन में एक न्यूज़ आया है कि सुज़लोन ने अराउंड 225 मेगावाट्स का विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट लिया है फ्रॉम एवर रिन्यू एनर्जी करके कंपनी से। सो अच्छा खासा बिजनेस कंपनी को मिलते हुए देखने को मिल रहा है। सो ऐसा नहीं कि ये ऑर्डर आ गया तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हैं कंपनी का स्टॉक, आप देख सकते हैं अराउंड 40 रुपीज़ में ये चल रहा है। अगर आप एक साल का रिटर्न देखेंगे तो 300% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वही अगर आप मैक्स चार्ट पैटर्न डालेंगे आप देख सकते हैं ये कंपनी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। सो अगर आप ऐसे बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे न्यूज़ आते रहते हैं, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स कुछ अच्छी तरह से नहीं है, बहुत ही ख़राब है। तो इसलिए ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना पड़ता है, दूर रहिए, तो अभी आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में कैसे लंबे समय तक रहते हैं। वही अगर आप मुथूट फाइनेंस का देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे से ऊपर गया वो आपको चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन वही आप सुज़लोन का देखेंगे तो ऊपर से नीचे आता हुआ चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 60-70% का रिटर्न माइनस देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ टॉप से कंसिडर करेंगे तो आप देख सकते हैं मोर देन 90% का आपका पोर्टफोलियो का जो भी इन्वेस्टमेंट था वो सब कुछ उड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। सो ऐसे स्टॉक में जाके इन्वेस्ट ना कीजिए। इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया था कि आप लोगों को बताएं कि पेनी स्टॉक्स होते हैं जो आप देख सकते हैं, इसमें 40 रुपये का स्टॉक प्राइस देखने को मिल रहा है। वही मुथूट फाइनेंस आपको 1,500 का देखने को मिल रहा है। सो रिटेल इन्वेस्टर इसी में जाएंगे ताकि उनको क्वांटिटी ज़्यादा मिल जाएगी, इसीलिए वो लोग इसमें जाके इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आपके क्वांटिटी के ऊपर फोकस मत कीजिए, क्वालिटी पर देखिए, कंपनी का क्वालिटी देखिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। सो ये रहा सुज़लोन। उसी के साथ और एक रिपोर्ट आज मैंने पढ़ा था कि ईवी सेल्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंडिया में अराउंड 35% के अगर से ये ग्रो करेंगे करके उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि एनुअल वॉल्यूम सेल्स में भी 27 मिलियन हो सकता है बाई 2030, मतलब आने वाले 10 साल में ये इतना ग्रो कर सकता है करके ये एक रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है। और ये सच भी है क्योंकि ज़्यादातर अभी कंपनियां देख सकते हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट भी अच्छे खासा इंसेंटिव्स दे रहे हैं। सो इसलिए ये होना आपको बता सकते हैं ज़्यादा चांसेस है, परसेंटेज ऑफ चांसेस अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा है। सो शायद 27 मिलियन नहीं हुआ तो भी शायद 20 मिलियन भी हो सकते हैं, 25 मिलियन भी हो सकते हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है, इसका पूरा चांसेस है क्योंकि दुनिया के सारे गवर्नमेंट अभी इसी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो ईवी सेल्स पर इनका ज़्यादा पॉजिटिव रिपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। वियतनाम की एक कंपनी है, जैसे कि एक कंपनी है विनफास्ट करके, वो अभी इंडिया में अराउंड $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रही है। एक ऑटो कंपनी है विनफास्ट करके, वो $2 बिलियन इन्वेस्ट कर रही है इंडिया में ताकि वो ईवी प्लांट सेट करे इन तमिलनाडु। सो और वो 3,500 जॉब्स लोकली जनरेट करेगा। सो आप देख सकते हैं कंपनियां ज़्यादातर ईवी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने प्लांट्स को बढ़ा रहे हैं, प्लांट्स की कैपेसिटी अच्छी कर रहे हैं ताकि वो लोग जो फ्यूचर में आने वाले जो डिमांड है इसके लिए वो अभी तैयारियां कर रही हैं। सो आप देख सकते हैं कैसे कंपनियां शुरुआत कर रही है। इसी के दौरान अगर आप अच्छा खासा ईवी स्टॉक्स अगर देखना है तो आप सभी लोगों को मालूम है, जैसे कि टाटा मोटर्स अभी पैसेंजर व्हीकल में अच्छा खासा मार्केट शेयर इसने गेन करके रखा है। इसके पास अभी मोर देन 70-80% का मार्केट शेयर है पैसेंजर व्हीकल में। हालांकि आगे जाकर कम हो सकता है, लेकिन टाटा मोटर्स का कहना है कि वो लोग 50% के नीचे जाना नहीं चाहते हैं। सो वो लोग अपनी पूरी तैयारी, पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपना मार्केट शेयर बरकरार रखे। सो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो मैक्स चार्ट पैटर्न एक ज़माने में स्टॉक पूरी तरह से पिट गया था। सो 2020 के बाद इस कंपनी में कम बैक होना शुरू हुआ और उसने अपना जो
जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट को उसको टच करके अभी वो ऑल टाइम हाई पे जा चुका है, अराउंड 792 रुपीज़ तक जा चुका है। ऐसा नहीं कि कंपनी अभी हो गई, ख़त्म हो गई, तक गई, इसमें और भी अपॉर्चुनिटीज़ है। इंडियन मार्केट में बहुत सारे कंपनीज अभी भी बहुत सारे कस्टमर्स अभी भी पेट्रोल इंजन पर गाड़ियाँ चला रही हैं, सो उनका सभी लोगों का भी शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। सो इनको बहुत ही अच्छी तरह अपॉर्चुनिटी आपको फ्यूचर में भी देखने को मिल सकता है। सो आप इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हैं, मार्केट को स्टडी कर सकते हैं, तब आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। और एक न्यूज़ आया है, वो है कि स्नैपडील को उन कंपनी जो से कि यूनिकॉमर्स करके, सो उन्होंने डीआरएच भी फाइल किया है ताकि वो आईपीओ में अपने शेयर्स उतार सके। सो अराउंड 30 मिलियन शेयर्स वो मार्केट में उतारेगा करके आज न्यूज़ देखने को मिल गया है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि अगर वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें और कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें और लंबे समय तक इन्वेस्ट कीजिए, जैसे कि 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे टाइम होराइजन में आप इन्वेस्ट कीजिए, तब आपको अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक मार्केट बना के देगा। ओके दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, बाय।